नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी टॉप 10 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनो यादव। 5 शहरों की खास खबर भोपाल से लेकर एमपीसीजे की 50 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की टॉप 10 खबरों की। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब वो सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि फेक और वीडियो ट्वीट करने के आरोप में वो शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस थाने में उनसे इनके खिलाफ एफआईआर हुई है उसी थाने में वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी शिकायत करेंगे। गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी गलती छुपाने के बजाय माफी मांगनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें दिग्विजय सिंह ने ये कहा था कि मैं उसी थाने में शिवराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा जिस थाने में मेरे खिलाफ रिपोर्ट हुई है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मौजूद बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि हनी ट्रैप और ई टेंडरिंग पर अगर सरकार खुलासे नहीं करती है तो हमारे पास भी कुछ सबूत हैं और राज हैं जिसको लेकर हम सामने आएंगे और काले चिट्ठे को उजागर करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वस्थ होने पर बधाई दी है। सीएम ने लिखा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर लौटे हैं, ये प्रदेश और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता जी के भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बमोरी और मुंगावली विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को मात देने पर रणनीति बनी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस नेता और विधानसभा प्रभारी भी शामिल रहे। टिड्डियों का दल राजधानी भोपाल पहुंच चुका है। टिड्डी दल मंत्रालय से कुछ ही दूरी पर है। वल्लभ भवन के चारों तरफ टिड्डियों के दल ने कब्जा कर लिया है। पूरे मंत्रालय परिसर में सिर्फ टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही हैं। भोपाल में मंगलवार को 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और हर के हॉटस्पॉट जोन और अन्य जगह से कोरोना मरीज मिले हैं। जिन जगहों से कोरोना के मरीज मिले हैं उनमें कोहे फिजा, इंद्रपुरी, इमामबाड़ा, मिसरोद, करोंद, शाहपुरा का इलाका शामिल है। वहीं कोरोना से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत भी हुई है। किसानों के लिए नई बीमा पॉलिसी बनने की तैयारी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि सरकार बीमा पॉलिसी पर फिर से विचार कर रही है। कमल पटेल ने बताया कि नई बीमा पॉलिसी में डिफॉल्टर किसान को भी बीमा लाभ मिलेगा। कमल पटेल ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में बीमा पॉलिसी में घोटाला किया गया है, इसलिए हम नई बीमा पॉलिसी बनाएंगे। वहीं कमल पटेल ने पिछली सरकार पर किसानों की पूरी फसल न खरीदने का भी आरोप लगाया है। भोपाल में सैनिटाइजर के नाम पर सर्विस सेंटरों पर वसूली का आरोप लगा है। आरोप है कि मोटरसाइकिल सर्विसिंग करवाने वाले ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के नाम पर 60 रुपए अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही बिल भोपाल के कोहे फिजा स्थित एक कंपनी के सर्विस सेंटर का है, जहां सर्विस सेंटर ने बाइक सैनिटाइज करने के नाम पर ज्यादा पैसे ले रहे हैं। भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत के निर्देश पर दूध की जांच जारी है। भोपाल जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने दर्जन भर से ज्यादा स्थानों पर जांच की। विभाग का यह जांच अभियान 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर दूध की जांच की जाएगी। चलिए अब बात करेंगे इंदौर की टॉप 10 प्रमुख खबरों का, जहां लॉकडाउन खुलने के बाद मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। लॉकडाउन के पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब यह सबसे बड़ी परेशानी है। जो व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं वे कई जगह जा चुके होते हैं। ऐसे में हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बड़ी चुनौती बन गई है। इंदौर में 1 जून से बाजार खुलने के साथ ही लोगों ने भी अपनी जरूरत के अनुसार बाहर जाना शुरू कर दिया है और अब लगभग सभी सामान के लिए बाजार में दुकानें खुल रही हैं। इधर अभी भी शहर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मिलना जारी है। अब ऐसी कॉलोनियों से भी लोग मिल रहे हैं जो शहर के बाहरी इलाकों में हैं या पहले वहां से एक भी केस सामने नहीं आए। इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा अब बढ़ने लगा है। लगातार तीसरे दिन सोमवार को 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और इससे पहले रोज 4 कोरोना संक्रमितों की मौत की पुष्टि की जा रही है।
और अब तक शहर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 178 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में जांचे गए 1236 सैंपल में से 21 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 1199 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। सोमवार को मिले नए पॉजिटिव मरीजों को मिलाकर अब तक कुल 4090 संक्रमित मरीज हो चुके हैं। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या 930 है, जिनका उपचार अस्पतालों में चल रहा है। इंदौर में गुटखा तस्करों के खिलाफ डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई की कार्रवाई लगातार जारी है। गुटखा और सिगरेट फैक्ट्रियों की जांच करने पहुंचे जांच दल को गुटखा तस्करों के कॉल रिकॉर्ड में पाकिस्तान के नंबर भी मिले हैं। गुटखा तस्करों में कुछ सीधे तौर पर हवाला ऑपरेटिंग भी कर रहे थे और ऐसे में जांच एजेंसियां विदेशी कनेक्शन की गहराई से पड़ताल में जुट गई हैं। हवाला मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने के बाद जल्द ही मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और आयकर को भी शामिल किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय समीक्षा में शहरों और जिलों में जरूरत के मुताबिक आइसोलेशन वार्ड और बेड्स बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। इंदौर की बात करें तो रेलवे ने यहां 45 कोच में आइसोलेशन वार्ड बना दिए हैं। रेलवे के सीनियर पीआरओ जितेंद्र कुमार जैन के मुताबिक अब रेलवे ने एक बार फिर 20 से ज्यादा कोच में आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले 4-5 दिनों में ये कोच तैयार हो जाएंगे। इन कोच में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित सारी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। राज्य में होने वाले उपचुनाव से पहले इंदौर शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। अब जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें सिर्फ जमीनी और सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाएगा। करीब 12 वर्षों तक शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहे सिंधिया समर्थक प्रमोद टंडन ने पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह के इंदौर दौरे के दौरान बीजेपी की सदस्यता ले ली थी और इससे पहले कई सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गुजरात दंगे में शामिल आरोपी सुरेश पटेल को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने की अनुमति नहीं मिल सकी। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवलोकन के बाद विवाह में शामिल होने की अर्जी को खारिज कर दिया। दरअसल गुजरात दंगे के आरोप में गुजरात जेल में बंद 5 आरोपियों को इंदौर भेजा गया था। इन्हें सशर्त जमानत का लाभ दिया गया था। शर्त में उल्लेख था कि यह सभी गुजरात की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जमानत देते वक्त कुछ लोगों को इंदौर तो कुछ जबलपुर भेजा गया था। इन्हें धार्मिक स्थानों पर सेवा कार्य में लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत की है और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो कोरोना को काबू में करने के लिए तो हम और सख्ती बरतने के लिए तैयार हैं। कलेक्टर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इंदौर में दोबारा कोविड-19 का सर्वे होगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, कोरोना को काबू करने के लिए बहुत तपस्या की है, अब जरूरत पड़ेगी तो हम सख्ती भी करेंगे। प्रशासन पूरी योजना के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए आगे बढ़ रहा है। चीन द्वारा भारत की सीमा पर हमला करते हुए भारत के 3 जवानों को शहीद किया गया। शहीद जवानों की शहादत का बदला देश के प्रधानमंत्री ले और चीन की इस घटिया हरकत को लेकर उसे सबक सिखाया जाए ताकि ऐसा कार्य दोबारा ना हो। ऐसा ही एक संदेश लेकर इंदौर के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के RNT मार्ग पर चीन का झंडा जलाते हुए प्रधानमंत्री से मांग की। इंदौर में निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। निजी स्कूलों छात्रों से फीस लेने की स्वतंत्रता मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने अभिभावकों के हित में फैसला देते हुए फीस बढ़ाने की मांग खारिज कर दी। स्कूल खुलने तक निजी स्कूल संचालक ट्रांसपोर्ट फीस, मेस फीस जैसी कोई भी दूसरी फीस नहीं ले सकेंगे। स्कूल अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित वेतन का भुगतान करने के लिए पालकों से सिर्फ ट्यूशन फीस की मांग कर सकेंगे। इंदौर के एरोड्रम थाने में पति पत्नी के विवाद में पड़ोसी पर मारपीट का मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस अब आरोपी पड़ोसी की तलाश कर रही है। दरअसल एरोड्रम थाना इलाके के लक्ष्मी नगर में रहने वाले पाटिल दंपत्ति का खाने की बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया।
दोनों काफी देर तक झगड़ते रहे और इस दौरान झगड़े की आवाज भी बाहर तक आ रही थी। झगड़ा बढ़ता देख पड़ोस में रहने वाला सूरज ठाकुर पाटिल के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही सूरज ने पाटिल के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करने के तुरंत बाद वह मौके से भाग खड़ा हुआ। और अब बात करेंगे ग्वालियर से टॉप 10 खबरों की। ग्वालियर में उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस के दावेदारों के नाम सामने आने लगे हैं। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार मुन्नालाल गोयल को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के कई दावेदार सामने आए हैं। बालेंदु शुक्ला, रश्मि पवार, मितेंद्र सिंह और राघवेंद्र शर्मा कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं भोपाल में कमलनाथ के साथ बैठक में भी इन लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है। सभी दावेदारों ने पार्टी को भरोसा दिलाया कि वो लंबे निष्ठा और कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं। उनको मौका मिलेगा तो इस बार ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस को जीत हासिल होगी। ग्वालियर में भी शराब की दुकान पर महिला कांग्रेस रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का पुतला दहन करने पहुंची। प्रशासन ने पुतला दहन रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर रखा था। एसडीएम अनिल बनवारिया और पुलिस की सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद महिला कांग्रेस की अधिकतर कार्यकर्ता लौट गयी। प्रदेश महिला कार्य समिति के सदस्य रुचि राय ठाकुर ने सख्ती के बावजूद जनार्दन मिश्रा का पुतला फूंक दिया। गौरतलब है कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में महिला कांग्रेस ने राज्य स्तर पर पुतला दहन किया। डबरा सहित अन्य इलाके के कोचिंग संचालकों ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को एक ज्ञापन सौंपा है। कोचिंग संचालकों ने अनलॉक के इस दौर में कोचिंग शुरू करवाने की मांग की है। कोचिंग संचालकों का कहना है कि जब सारे व्यवसाय खुल चुके हैं, ऐसे में उन्हें भी कोचिंग संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोचिंग संचालकों का कहना है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी मानकों का पालन करेंगे और इस पर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने सरकार से बात कर जल्द ही उनकी समस्या हल करने का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस सरकार के समय सिविल सर्जन पद से हटाए गए डॉक्टर वीके गुप्ता को अब बीजेपी सरकार ने सीएमएचओ बना दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर वीके गुप्ता को सीएमएचओ बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर वीके गुप्ता मुरार जिला अस्पताल में सिविल सर्जन थे। 31 जनवरी को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने डॉक्टर गुप्ता को सिविल सर्जन पद से हटा दिया था। आपको बता दें कि वर्तमान सीएमएचओ डॉक्टर एसके वर्मा ने अपनी पारिवारिक परेशानियों को जिम्मेदार बताते हुए सीएमएचओ पद छोड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा था। ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर काफी कम हो रहा था, लेकिन इससे ज्यादा राहत की बात यह है कि अनलॉक 1 में भी वायु प्रदूषण का इस तरह नियंत्रण में है। पिछले साल के आंकड़ों की तुलना करें तो वायु प्रदूषण का स्तर आधे से भी कम है। ग्वालियर के महाराजाबाड़ा पद्मा विद्यालय इलाके में PM 10 के साथ ही PM 2.5 का स्तर भी बहुत कम है। माना जा रहा है कि जून के अंत तक वायु प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में रहेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। वायु प्रदूषण का स्तर ठीक रहने की सबसे बड़ी वजह वाहनों का नहीं चलना रहा है। भितरवार पुलिस ने मनीष परिहार हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भितरवार पुलिस ने टीकनपुर इलाके में छिपे 5000 के आरोपी सुरेश परिहार को दबोच लिया। उसके पास हत्या इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। गौरतलब है कि 24 जनवरी को करियावटी गांव में मनीष अपने दोस्त के जन्मदिन में पहुंचा था, जहां विवाद होने पर आरोपी सुरेश ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर मनीष को गोली मार दी थी। घायल मनीष ने इलाज के दौरान ग्वालियर में दम तोड़ दिया था। जीवाजी विश्वविद्यालय ने यूजी की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। छात्रों द्वारा कोरोना का संक्रमण फैलने का हवाला देकर परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही थी और इसी के चलते उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर जीवाजी विश्वविद्यालय ने यूजी की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। गौरतलब है कि यूजी की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच आयोजित होने वाली थीं, जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के करीब 50,000 से ज्यादा छात्र भाग लेने वाले थे। जीवाजी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर आनंद मिश्रा का कहना है कि शासन के निर्देश पर यूजी फाइनल की परीक्षा है अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। दतिया निवासी युवती ने मुरार थाना में रेप का मामला दर्ज कराया है। युवती ने ग्वालियर निवासी रवि यादव पर आरोप लगाया था। रवि ने दतिया निवासी युवती से दोस्ती की, बाद में शादी का झांसा देकर मुरार इलाके में दुष्कर्म किया।
रवि ने कई बार दुष्कर्म किया, लेकिन अब वो शादी करने से मुकर गया। बुरार पुलिस रवि के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने व्यावसायिक सुधार और न्यायालय में बढ़ते मामलों को कम करने के लिए 19 कानूनों में सुधार के लिए देश भर से सुझाव मांगे हैं। इसी सिलसिले में ग्वालियर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने कानून और वित्त से जुड़े विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कहा है कि चेक बाउंस के मामले में रकम वसूली के लिए समय अधिक लगता है, इसलिए सरकार को वसूली की प्रक्रिया सरल बनाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। यदि दस्तखत के कारण चेक बाउंस हो जाता है तो उसे 10 दिन का समय ठीक करने के लिए दिया जाना चाहिए, जिससे चेक बाउंस होने के मामलों में वसूली की प्रक्रिया सरल हो। इस बार ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के शहादत दिवस पर आयोजित होने वाला बलिदान मेले में नाटक सहित भीड़ भरे आयोजन नहीं होंगे और इसके चलते 3 साल से झांसी की रानी के बचपन का रोल करने वाली नन्ही कलाकार मंत्रिता मायूस है। यही वजह है कि मंत्रिता ने अपने घर में ही लक्ष्मीबाई का एकल नाटक तैयार कर सोशल मीडिया पर डाला है। 18 जून को लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर नन्ही कलाकार मंत्रिता के नाटक के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं जबलपुर की टॉप 10 खबरों का। जून महीने में कोरोना वायरस संक्रमण अब तक के अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच रहा है। बात जबलपुर की करें तो देर रात 8 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें 1 साल की बच्ची भी शामिल है। नए संक्रमित मिले मरीजों में पाटन निवासी एक किराना व्यापारी के परिवार के 5 सदस्य शामिल हैं। वहीं अन्य 3 लोगों में न्यू शास्त्री नगर गढ़ा निवासी बच्ची, दीनदयाल वार्ड निवासी 60 वर्षीय वृद्ध और वल्दी कोरी की दफाई शीतलामाई निवासी 62 वर्षीय महिला शामिल है। कोरोना संक्रमण के दौरान एड्स पीड़ितों को हो रही परेशानी को लेकर दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय यादव और जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की पीठ ने कहा कि एड्स पीड़ित व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर जिला कलेक्टर को आवेदन दे सकते हैं, जिस पर वह विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। इस निर्देश के बाद याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर मामले का पटक्षेप कर दिया है। जबलपुर के नर्मदा तट ग्वारी घाट में गैर कानूनी तरीके से सड़क बंद कर पार्किंग बनाए जाने और पार्किंग शुल्क वसूले जाने का नर्मदा भक्तों ने जमकर विरोध किया। नर्मदा तट ग्वारी घाट में प्रतिदिन लगभग 25,000 से ज्यादा भक्त स्नान और दर्शन करने के लिए आते हैं। नर्मदा तट पर कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से बीच सड़क पर बैरिकेडिंग कर पार्किंग शुल्क वसूलना शुरू कर दिया था। विरोध करने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत बैरिकेडिंग हटाई। जबलपुर के तिलवारा पुल से युवक युवती ने नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद गोताखोरों ने दोनों को बचा लिया। आत्महत्या की कोशिश के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों घोटे गांव के रहने वाले बताए गए हैं और दोनों ने पहले जहर खाया, उसके बाद नदी में छलांग लगा दी। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में बेटे और बहू ने अपने बूढ़े मां बाप को बेघर कर दिया। उनकी जमीन और घर पर कब्जा भी कर लिया। 3 साल से बुजुर्ग दंपति अपनी विधवा बहू और पोते को लेकर एक किराए के मकान में रह रहे हैं। कई बार प्रशासन और पुलिस की चौखट पर माथा रगड़ने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन अब शाहपुरा थाने के प्रभारी ने बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर बेटे बहू के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। इसके साथ ही उन्हें उनकी जमीन और मकान वापस दिलाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जबलपुर के आमा हिनौत गांव में पैतृक मकान के मालिकाना हक को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि जेठ ने बहू के सिर पर चिप पटक कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। घायल बहू को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां उसने देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने जेठ बालकृष्ण के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पूरा विवाद 2 भाइयों के बीच में चल रहा था। प्रदेश में सबसे पहले कोरोना मरीज जबलपुर में पाए गए थे। बावजूद इसके जिला प्रशासन अपनी वाहवाही के लिए औपचारिक रूप से सैंपलिंग करके शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या कम दिखा रहा था। हाल ही में संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी द्वारा शहर भर में सर्वे करवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रशासन अपनी ही मस्तमौला चाल में मगन था।
मंगलवार को संभागीय आयुक्त ने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें सर्वे और इसके साथ ही फुल सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की चैन को ब्रेक करने के लिए अब रेलवे भी कैशलेस का फंडा अपनाने जा रहा है। इसके तहत रेलवे के टिकट अब ऑनलाइन के साथ साथ भीम ऐप पर रेलवे के एप्लीकेशन के जरिए भी खरीदे जा सकेंगे। जबलपुर में गुंडों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस के भारी पहरे में रहने वाले कंटेनमेंट जोन में भी हत्या जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया। सुसाइड पॉइंट के नाम से बदनाम हो चुके तिलवारा पुल पर एक लड़की संदिग्ध हालत में खड़ी थी और पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की तैयारी में थी। चलिए अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की टॉप 10 प्रमुख खबरों की, जहां प्रदेश में हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिनों में 5 हाथियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक देश भर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के साथ बातचीत कर रहे हैं। डिजिटली बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपने विभाग की समीक्षा बैठक ली। प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस विभाग के फील्ड अधिकारी जवानों का तनाव दूर करने पुलिस अभियान चला रही है। देश में श्रम और कृषि कानून में बदलाव की मांग को लेकर माकपा और वामपंथी पार्टियों ने विरोध दिवस का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू होने से पहले ही सरकार के गले की हड्डी बनती दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के गरियाबंद जिले की देवभोग हीरा खदान से हीरा चोरी को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सख्त हो गए हैं। राजधानी रायपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 10वें दिन भी बढ़ोतरी जारी है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश जारी है, तो कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश हो रही है। मंगलवार को भी सुबह से ही बादल छाए हुए, तो दोपहर होते ही राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, सरगुजा और जशपुर में कई स्थानों पर बारिश हुई। और इसी के साथ सिटी टॉप 10 में इतना ही। नमस्कार।